एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारे नेचर में 115 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि आपस में कंबाइन भी करते हैं और नए नए सब्सटेंसेस भी बनाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये बहुत सारे आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज कंपाउंड्स हम एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 3 टाइप के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे और वो कंपाउंड्स हैं whether they are acids, whether they are bases and whether they are salts। अच्छा, अब देखिए कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो एसिड्स होते हैं तो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं इन वाटर। बीटर टेस्ट होता है, सोपी फील होता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है बेसिस की, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। लेकिन मान लो हमारे पास में 2 टेस्ट ट्यूब्स में 2 सब्सटेंसेस प्रेजेंट है और हमें नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, हम कैसे पहचानेंगे? तो वहां पर हम यूज करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। Now what are indicators? So indicators are substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by the color change। मतलब indicators वो substances हैं जो किसी भी सॉल्यूशन का कलर चेंज करके ये बता देते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। बहुत तरीके के इंडिकेटर्स हैं हमारे जिन्हें हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जो लेकिन जो कॉमन टाइप के इंडिकेटर्स हैं उनमें 2 टाइप आते हैं, दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर्स एंड द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एटसेट्रा। ये कुछ कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस या एसिडिक और बेसिक नेचर बताते हैं किसी भी सब्सटेंस की, जो हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे देखो, अगर हम लिटमस पेपर की बात करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो लिटमस सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस मिलता है हमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दैट इज नोन एज लिचेंस। लिचेंस क्या है? ये एल्गी और फंजाई, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इनका जो एक्सट्रैक्ट होता है विच इज पर्पल इन कलर, वहां से हमें मिलता है लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से टर्मरिक, हल्दी, जिसके बारे में हमें पता है। उसके अलावा रेड कैबेज या फिर जो हिबिस्कस का, गुड़हल का जो सॉल्यूशन है, दैट इज आल्सो एक्ट्स एज एन इंडिकेटर, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। जितने भी एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, लेकिन सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स दे आर नॉट एसिड्स। एल्कली क्या है? इट इज अ बेस विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, यूजुअली वाटर। एल्कली का पीएच होता है 7 से ज्यादा। एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। इन सबके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो मैं आप लोगों को बता रही थी, दैट इज द लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस जैसे मैंने अभी बताया, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस। सॉल्यूशन लिटमस का पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर 2 कलर में आता है, दैट इज ब्लू एंड रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। टर्मरिक अनदर नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज, इट इज आल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज जनरली पर्पल कलर का होता है। और जूस जो होता है रेड कैबेज का, ये रेडिश कलर का, इट टर्न्स रेडिश विद एसिड एंड टर्न्स ग्रीनिश विद बेस। बेस के साथ में ग्रीनिश कलर का हो जाता है और एसिड्स के साथ में ये रेडिश कलर का हो जाता है। टर्मरिक क्या है? हल्दी। हल्दी का जनरली कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो सब्जी के दाग हमारे कपड़ों पर पड़ जाते हैं। उस केस में क्या होता है? उस केस में अगर हम उस दाग को हटाना चाहते हैं तो हम सोप सॉल्यूशन रब करते हैं। जब हम सोप सॉल्यूशन रब करते हैं तो जो येलो कलर है हल्दी का, वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो टर्मरिक है वो इंडिकेटर है और वो बेस का कलर रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन टर्मरिक का कलर कभी भी एसिड के साथ में चेंज नहीं होता।
अगर हम लेमन को रब करते हैं टर्मरिक के ऊपर, हल्दी के दाग के ऊपर, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है जिसने ये बता दिया कि अगर सब्सटेंस का कलर चेंज नहीं हुआ इट मींस इट इज एन एसिड, और अगर सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया इट मींस इट इज अ बेस। नाउ सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दे आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है विच रिलेट्स विद द स्मेल। तो सब्सटेंसेस जो स्मेल चेंज कर देते हैं व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस, दे आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ऑनियन एक्सट्रैक्ट क्या करता है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट जब बेस के साथ में मिक्स किया जाता है तो वो उसकी स्मेल को खत्म कर देता है, अपनी स्मेल लूज कर देता है, मतलब कि ऑनियन की स्मेल नहीं आती है। लेकिन अगर एसिड के साथ में मिक्स कर दिया जाता है तो उसकी स्मेल चेंज नहीं होती, ऑनियन की अपनी ओरिजिनल स्मेल आती रहती है। वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ में भी सेम है, वनीला एक्सट्रैक्ट की जो अपनी ओरिजिनल स्मेल है बेस के साथ में वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उसी वनीला एक्सट्रैक्ट को एसिड में मिक्स करेंगे तो स्मेल वैनिश नहीं होगी, अपनी प्लेजेंट स्मेल जो वनीला एक्सट्रैक्ट की है वो आती रहेगी। तो नॉर्मली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज करते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको आंखों से थोड़ा सा, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का मतलब हो गया जो थोड़ा ब्लाइंड की तरफ चलते हैं, जो कलर चेंज को देख नहीं सकते हैं, राइट। नाउ थर्ड टाइप के इंडिकेटर्स है, दे आर नोन एज द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होते हैं, जैसे फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। फिनोफ्थलीन का जो नेचुरल कलर होता है इट इज कलरलेस। एसिड सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहता है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता, जो नहीं है कलर तो नहीं है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन का कलर पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर, नेचुरल कलर होता है ऑरेंज। एसिड सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस में दिस ऑरेंज कलर इट चेंजेस इनटू येलो कलर, राइट। तो एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पूछा था, ये बताया था कि अगर येलो स्टेन है करी का व्हाइट क्लोथ्स के ऊपर तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि टर्मरिक इंडिकेटर जो करी में प्रेजेंट है, तो अगर सोप अगर बेसिक होगा नेचर का और टर्मरिक के ऊपर रब किया जाएगा या स्क्रब किया जाएगा तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दे आर द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखिए बाकी के जो अभी हमने इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया, इंडिकेटर जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे, दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनसे हमें ये तो पता चल गया कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है, लेकिन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसको जानने के लिए हम लोग कुछ डाइज का एक कलेक्शन यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें ये पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ कितनी है एसिड में और बेस में, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर काम कैसे करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता है ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू हम लोग 7th में पढ़ा था हम लोगों ने। पीएच वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। कलर चेंज से हमें ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो कौन सा सब्सटेंस है, बाय नोइंग द कलर ऑफ दैट एसिड और बेस, ठीक है। तो नॉर्मली जो पीएच रेंज होती है वो होती है 1 to 14 फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। अगर पीएच 7 है इसका मतलब कलर हो गया ग्रीन, न्यूट्रल हो गया। कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, अगर कलर ग्रीन से ब्लू, ब्लू से इंडिगो, इंडिगो से वायलेट की तरफ चेंज हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि पीएच इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 7 to 14, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। कलर चेंज हो रहा है अगर ग्रीन से येलो, येलो से पिंक और पिंक से रेड की तरफ, तो पीएच डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 7 to 0 इन एसिडिक सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें पीएच रेंज के बेस पर ये बता देता है कि एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन कितना एसिडिक और कितना बेसिक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक। अच्छा अब देखो, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर हमारे पास में 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं जिनमें एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर, बाकी की जो 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं उनमें एक में एसिडिक और एक में बेसिक सॉल्यूशन है, और हमारे पास में रेड लिटमस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो कैसे हम प्रेजेंट करेंगे या कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कंटेंट है हर टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या है?
अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे हर टेस्ट ट्यूब में, अगर कोई कलर चेंज नहीं होता, इट मींस इट इज अ डिस्टिल वाटर। लेकिन अगर रेड कलर लाइट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, या जो कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। और रेड कलर अगर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है दैट विल बी द एसिडिक सॉल्यूशन। नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दे रही थी, तब मैंने बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर। मतलब हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, हाइड्रोजन को हमेशा एक फ्रेंड की नीड होती है। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम एसिडिक वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो एसिडिक वाटर है वो टूट जाता है हाइड्रोजन आयंस में। और हाइड्रोजन आयंस जैसे ही टूटते हैं, तो जिस वाटर के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, उसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके वो बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयंस। तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो कभी भी हम हाइड्रोजन आयन को अकेला नहीं लिखेंगे, हमेशा या तो हम हाइड्रोजन आयन एक्वस लिखेंगे या हम हाइड्रोनियम आयंस लिखेंगे। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयंस होते हैं जो कि सॉल्यूशन को एसिडिक बनाते हैं। नाउ अब एक और टर्म आती है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम एसिडिक वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो एसिडिक वाटर है वो टूट जाता है हाइड्रोजन आयंस में, एंड दैट प्रोसेस इट इज नोन एज आयोनाइजेशन। हम सिंपल सा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस है, तो हाइड्रोजन आयंस में अगर वाटर टूटा, इसका मतलब उसका एसिडिक आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो एसिड जिसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया था वो स्प्लिट हो गया इनटू आयंस में। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस हमेशा या एसिड्स हमेशा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे अगर हम मान लो HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हमने इसमें पानी डाला, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में निकलेगा क्लोराइड आयन। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है अकेला ऐसे नहीं निकला है, हाइड्रोनियम आयन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोनियम आयन सीधा सीधा बन गया, पहले बने हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस ने उसी वाटर के साथ में रिएक्ट कर दिया, उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट किया जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में डिसॉल्व हुए थे, और बन गया हाइड्रोनियम आयन। बेसिस क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिस प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा सोडियम आयंस में एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में। हाइड्रोक्साइड आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस बोथ आर द सेम थिंग। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम आयोनाइज करेंगे, हम वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ब्रेक कर जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा इनटू पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। नाउ व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स? ये तो हमें पता चल गया कि एसिड्स क्या होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि आयोनाइज हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन। कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड आयन बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट आयन बनेगा, और अगर ये नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक आयन, नाइट्रेट आयन बनेगा। अब बात आ जाती है कि एसिड्स होते कितने टाइप के हैं, तो इट इज नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो इट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन सोर्स। सोर्स के ऊपर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो एसिड्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द नेचुरल एसिड्स एंड द सिंथेटिक एसिड्स। नेचुरल एसिड्स वो हो जाते हैं जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। सॉरी, natural acids are which are obtained from natural sources and which are also known as organic acids. Organic acids में आ जाता है मिथेनोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। सोर्स क्या है, एसिटिक एसिड का सोर्स होता है विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स हो गया गुआवा, आंवला, सिट्रिक एसिड हमें मिलता है लेमन, ऑरेंज और दूसरे सिट्रस फ्रूट से। इसके अलावा लैक्टिक एसिड हमें मिलता है मिल्क से, मिथेनोइक एसिड हमें मिलता है एंड स्टिंग, और नेटल स्टिंग से। ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है टोमेटो से। जो सेकेंड टाइप का एसिड होता है दैट इज नोन एज द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स हमें मिलते हैं मिनरल्स से। मिनरल्स इन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं।
मैन मेड एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स दे आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। अभी मैंने बताया था कि बेस्ड अपॉन सोर्स द एसिड्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज द नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। मैंने वर्ड सिंथेटिक एसिड्स भी यूज किया था, तो सिंथेटिक एसिड्स को भी हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। अब मिनरल एसिड्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। लेकिन कार्बोनिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड्स दे आर वीक मिनरल एसिड्स। जिसमें कार्बोनिक एसिड इट इज द वीकेस्ट मिनरल एसिड है ये, ठीक है। अब बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन हम एसिड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द डाइल्यूट एसिड एंड द कंसंट्रेटेड एसिड। अब देखो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या हो गया? अगर हम एसिड और वाटर को मिक्स कर देते हैं उस केस में क्या होता है, जो एसिड की कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर कम हो गई। और जब एसिड की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कम हो गई, इसका मतलब जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे या हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन अगर हाइड्रोनियम आयंस की कम हो गई तो हम उन एसिड्स को कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स। बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी के अंदर अगर हम थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, और हम दूसरा गिलास पानी लेंगे और उसमें हम ज्यादा शुगर ऐड कर देंगे, तो डाइल्यूट कौन सा हो गया? डाइल्यूट वो हो गया जिसमें हमने शुगर का एडिशन कम किया। कंसंट्रेटेड वो हो गया जिसमें हमने शुगर का एडिशन ज्यादा कर दिया। जहां पर शुगर कंटेंट कम है दैट विल बी डाइल्यूट, और जहां पे शुगर कंटेंट ज्यादा है दैट विल बी कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड एसिड कौन से एसिड्स हो गए? जहां पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और वाटर का जो अमाउंट है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन। उसके बाद में आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगेन एसिड्स जो बहुत धीरे धीरे आयोनाइज होते हैं या बहुत कम आयोनाइज होते हैं, ठीक है, दैट आर नोन एज द वीक एसिड्स, दे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स को, जैसे एसिटिक एसिड है या कार्बोनिक एसिड है, अगर हम इन्हें वाटर में मिक्स करेंगे तो बहुत स्लाइटली या बहुत ही कम आयोनाइज होंगे, सो दीज आर नोन एज वीक एसिड्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। अब देखो वीक एसिड्स क्या है, मैंने कहा स्लाइटली आयोनाइज होंगे, इसका मतलब क्या? पार्शियल आयोनाइजेशन हुआ, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ वीक एसिड्स का। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मिनरल एसिड्स आ जाते हैं, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जैसे मैंने अभी बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स। तो इनमें क्या होता है? इनमें आयोनाइजेशन, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगा, पूरी तरह टूट जाएंगे। लेकिन अगर हम वीक एसिड्स लेते हैं तो ये जब पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो इनमें आयोनाइजेशन होता है ये बहुत स्लो आयोनाइजेशन होता है या फिर पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। अब देखो एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि अगर एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, जो मैंने अपना पिछला वीडियो बताया था, पिछले वीडियो में जो केमिकल रिएक्शंस का वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। एक्टिविटी है सिलेबस के अंदर। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी है कि हमने एक एपरेटस सेट किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, जिंक ग्रैन्यूल्स में हम साइड से, टेस्ट ट्यूब की साइड से इस तरीके से हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड पोर करेंगे। एक कॉर्क लगाया है हमने, ये डिलीवरी ट्यूब है, और जो गैस लिबरेट होगी वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ चली जाएगी? इस बीकर में चली जाएगी। बीकर में सोप सॉल्यूशन प्रेजेंट है, बबल्स राइज होंगे, जो बबल्स राइज होंगे और गैस के फॉर्म में ऊपर उठेंगे, अगर हम बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आते हैं तो यहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो गैस प्रोड्यूस हुई दैट विल बी द हाइड्रोजन गैस। ये एक्टिविटी हमने अपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में भी स्टडी की थी, ठीक है। तो जब भी अगर हमें किसी भी गैस की प्रेजेंस को प्रूव करना है तो कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन को प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी।
अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रूव करनी है कि जो गैस लिबरेट हुई है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करेंगे, उसे हम लाइम वाटर में पास कर देंगे। लाइम वाटर में पास करेंगे, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, इसका मतलब जो गैस प्रोड्यूस हुई है दैट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है कि मेटल कंपाउंड ए अगर ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो एफरवेसेंस के साथ में गैस निकलती है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट करेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। मेटल कंपाउंड ए हमने मान लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है एफरवेसेंस, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में बबल्स के साथ में गैस प्रोड्यूस होती है। और जो गैस प्रोड्यूस हुई उसने बर्निंग कैंडल को बुझा दिया। इसका मतलब क्या है, गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। सिंपल सी बात, हमने प्रोडक्ट साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे। एक प्रोडक्ट दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कभी भी अकेले नहीं निकलती, हमेशा उसके साथ में वाटर लिबरेट होता है। अब कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट हो गई और वाटर प्रोडक्ट हो गया। तो जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में होगी तो रिएक्टेंट साइड में जो होगा वो होगा कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या बना, कार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कैटायन है यहाँ पे, तो हमारे पास में जो सॉल्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस टाइप की जब रिएक्शंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक के बाद एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है। इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख देंगे। और जहां पर भी कार्बन गैस होगी उसके अपोजिट साइड में हमेशा कार्बोनेट होगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद रखो आप। तो कार्बोनेट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या, ये रिएक्टेंट क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HCl HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन अल्कोहल एंड ग्लूकोज दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर्स। व्हाई, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 इनमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये शो करते हैं एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज दे डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन आयंस। मैंने पीछे बताया था कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सभी एसिड्स और बेसिस नहीं होते, लेकिन ऑल द एसिड्स एंड बेसिस दे आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाउ फिर एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन द सेम आंसर, दैट इज बिकॉज एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, दैट व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि मैंने अभी जैसे एसिड्स में बताया था, एसिड्स जब भी वाटर में डिसॉल्व होंगे वो तभी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। अगर एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे, आयोनाइज नहीं होंगे। इसी तरीके से ड्राई HCl गैस, अगर ड्राई HCl गैस, देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है ड्राई, ड्राई का मतलब है कि इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही हमें पता है या हमें बताती आ रही हूँ कि जहां पर भी ड्राई वर्ड यूज होगा इट मींस नो वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट। वाटर नहीं है तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे और आयनाइजेशन नहीं होगा, और आयनाइजेशन नहीं होगा तो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही HCl गैस वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है तुरंत ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा ये बोलेंगे कि HCl gas when mixed with water then it can only change the color of the dry litmus paper, otherwise no ionization taking place, इसीलिए color change नहीं होगा। Now what about bases? Bases they are bitter in taste, soapy touch, turn red litmus paper blue and give hydroxide ions, अभी बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर से देखो इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तो बेसिस भी अपना प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। अब जो बेसिस है, कॉमन बेसिस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज कास्टिक सोडा
NaOH, calcium hydroxide, it is also called as lime water or slaked lime. Potassium hydroxide, which is known as caustic potash or KOH. प्रॉपर्टीज क्या है बेसिस की? दे बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन. देखो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन लिखा है, अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. कितने टाइप के बेसिस होते हैं? बेसिस को भी हमने दो में डिवाइड किया, दैट इज द वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल बेसिस. तो हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर. जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली. तो एल्कली क्या हो गए? एल्कली वो बेसिस हो गए जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. तो एल्कली को हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया जाता है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? देखो स्टार्टिंग में जो एक रिएक्शन था, एक एक्टिविटी थी, उसमें मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स का जो रिएक्शन था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में बताया था विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. तो इसमें क्या है, मेटल जब भी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होती है लिबरेट. तो अगर हम हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड बनता है, अगर यहाँ पर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो यहाँ बन गया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस. अगर यहाँ पर HCl की जगह H2SO4 होता तो बनता जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. नाउ इसी तरीके से अगर हम सोडियम को रिएक्ट करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. टेस्ट मैंने बताया हाइड्रोजन गैस का कैसे है. जैसे ही गैस लिबरेट होगी हम बर्निंग मैचस्टिक या लाइटेड कैंडल या स्प्लिंटर लेकर आएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी. इट मींस द गैस प्रोड्यूस विल बी द हाइड्रोजन गैस. नाउ व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स? रिएक्शन जैसे एसिड्स मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेटल्स के साथ में बेसिस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. ठीक है. जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन द जिंक ग्रैन्यूल्स एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या यहाँ पे सॉल्यूशन की फॉर्म में है. देखो जहां पर भी सॉल्यूशन होगा वहां पे वर्ड लिखा होगा एक्वस, ये ध्यान रखना है. तो एक्वस का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. ठीक है. जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सोडियम जिंकेट. सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छी तरह से इसको लिख के याद करना है. That when zinc granules they react with sodium hydroxide, it forms sodium zincate and the gas liberated will be the hydrogen gas. इसी तरीके से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस. राइट. अब देखो सोडियम जिंकेट जो है ये सोडियम से NaZnO2, अगर हम जो भी ये अगर हम इसको आयोनाइज करते हैं, ठीक है, तो जो सोडियम है तो मेटल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैटायन और जिंकेट ZnO2 ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एनायन. तो हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ मेटल, द मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ एनायन. तो अगर हम यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, देखो अगर हम पीछे रिएक्शन में फिर से देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंकेट, तो जो जिंक है यहाँ पर जिस मेटल के साथ में रिएक्ट हुआ है, मतलब बेस जिस मेटल के साथ में रिएक्ट हुआ है, तो ये जो मेटल है ये एज पार्ट ऑफ एनायन है. कैसे है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सोडियम जिंकेट बना, NaZnO2 बना, तो जिंक क्या था? जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ में NaOH रिएक्ट हुआ था. तो ये जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं ये एज पार्ट ऑफ एनायन है. ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर. इसके बाद में अगेन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स. अगर हम मेटल कार्बोनेट्स के साथ में एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलेगी? गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट अलोंग विद वाटर व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स. देखो मैंने बताया था कि अगर रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट प्रेजेंट है तो गैस हमेशा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद वाटर. सेम हो गया, सोडियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, दोनों ही एक्वस है. देखिए एक्वस का मतलब क्या है? दोनों ही डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट है. तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम क्लोराइड
अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है तो गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी तरीके से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में करवाते हैं तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, फिर सेम आ गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट प्रेजेंट है तो गैस तो बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में निकलेगा पानी, वाटर, और बनेगा सॉल्ट। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम है, तो सॉल्ट जो बनेगा दैट विल बी द सोडियम सल्फेट। ठीक है। तो रिएक्शन जब होती है तो हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि कैटायन हमेशा एनायन के साथ में रिएक्ट करता है, और जो रिएक्टेंट फर्स्ट होता है इसका एनायन सेकेंड रिएक्टेंट के कैटायन के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे बन जाएगा H2CO3, H2CO3 फर्दर टूट के बनता है CO2 एंड वाटर। अब टेस्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वही सेम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो रिएक्शन हुई थी वो हुआ था एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। ठीक। अब ये जो स्लेट लाइम बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन का या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने अभी रिएक्शन बताया, अभी मैंने जो टेस्ट बताया फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो मिल्की बन जाएगा। लेकिन ये क्या है, दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है जो हमने हम केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा था। क्योंकि स्लेट लाइम में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। कहां पर सेटल डाउन हो जाता है, एट द बॉटम। ठीक है। तो ये जो मिल्की कलर है, और मिल्की कलर जो है लाइम वाटर का, ये डिसअपियर हो जाता है। अब मिल्की कलर के डिसअपियर होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, it is soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappears. एसिड्स में कॉमन क्या होता है, एसिड्स में कॉमन वही है कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। एसिड्स हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितने भी एसिड्स हैं उन सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। और एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट या आयोनाइज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन। कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट एनायन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड एनायन, एंड नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट एनायन। ठीक है। तो एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे डिसोशिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन। तो डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज द कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड्स। सभी एसिड्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि एसिड्स जब भी पानी में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो वो आयोनाइज या डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि डिसोसिएशन जो हुआ हाइड्रोजन आयंस का एक्वस सॉल्यूशन में, तो एसिड शो करते हैं एसिडिक बिहेवियर। ठीक है। अच्छा, अब देखो बिल्कुल यही एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन शो करेगा, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन शो करेगा। ठीक है। अब देखो ये एक्टिविटी है आप लोगों के सिलेबस के अंदर कि जब भी एक हमने बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाल दिया, ये ग्रेफाइट रॉड से, दीज एक्ट्स एज इलेक्ट्रोड्स, हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला, हमने इसका एक क्या बना दिया, एक सर्किट बना दिया और एक बल्ब को लगा दिया। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो डिसोशिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ hydrogen ions या because of the ionization of the acidic solution the electricity will be conducted in the circuit and the bulb will glow। तो ये खाली एसिड्स के साथ ही नहीं बेसिस के साथ में भी है, क्योंकि बेसिस हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। अब एक रिएक्शन है आप लोग के सिलेबस में, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करती है तो बनाती है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। तो रिएक्शन एसिड और बेस का क्या होगा,
कि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, मतलब दोनों ही हमारे डाइल्यूटेड फॉर्म में है, और हम इन दोनों को रिएक्ट करवा दें, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा, साथ में बनेगा वाटर, यानी कि NaCl एक्वस फॉर्म में, और साथ में बनेगा पानी, वाटर बन जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की? कि अगर जब भी देखो सॉइल अगर एसिडिक हो जाती है, तो उसकी एसिडिटी को रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए वहां पे चूने का पानी छिड़का जाता है। किसानों को देखा होगा कई बार, वो लाइम वाटर या चूने के पानी का स्प्रे करते हैं अपनी सॉइल में, टू रिमूव टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉइल सॉरी। इसी तरीके से अगर हमारे पेट में अगर हम बहुत हैवी कुछ खा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक के अंदर, तो हम उसे कहते हैं एक्सेसिव एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो गई, तो हम एंटी एसिड टैबलेट्स लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। तो क्या करता है, ये एसिड जो हमारे पेट के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर बना था, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। Now, what are the reaction of acid with metal oxides? मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर, तो इसीलिए जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस केस में भी रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक और दूसरा तरीका है ये याद रखने का कि मेटल ऑक्साइड बेसिक है। देखो, जब भी एसिड किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनता है प्रोडक्ट साइड में, तो जो दूसरा सब्सटेंस है दैट विल बी बेसिक इन नेचर। एसिड हमेशा बेस के साथ में रिएक्ट करेगा, बेस हमेशा एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या है? इट इज मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बिहेव करेगा? बिहेव करेगा एज बेस। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्ट करवाया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। कैल्शियम ऑक्साइड, अब देखो एसिड ने रिएक्ट किया किसके साथ में? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाया? सॉल्ट बनाया, वाटर लिबरेट हुआ, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? इट विल बी बेसिक इन नेचर एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो बनेगा जिंक क्लोराइड और साथ में लिबरेट होगा वाटर। Now reaction of base with oxide of non-metal. अब देखो, बेस जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड इट विल एक्ट एज एसिड, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। तो हमेशा याद रखो कि जब एसिड रिएक्ट करता है, तो जो सेकेंड रिएक्टेंट होता है दैट विल बी बेसिक इन नेचर, और जब बेस रिएक्ट करता है तो सेकेंड रिएक्टेंट जब भी होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा। नाउ नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो क्या बना? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है रिएक्टेंट साइड में, तो बनेगा कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, एक्वस फॉर्म में है, साथ में लिबरेट होगा वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। बेसिस में कॉमन क्या है? बेसिस में कॉमन है कि जब भी बेसिस वाटर के साथ में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमेशा डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू हाइड्रोक्साइड आयन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन। देखो, एसिड्स में मैंने बताया था, एसिड्स जब भी डिसॉल्व होते हैं वाटर में, तो वो बनाते हैं हाइड्रोजन आयन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन। लेकिन बेसिस में उल्टा होता है, बेसिस डिसोशिएट होते हैं वाटर में, तो वो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एनायन। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो बनता है हाइड्रोक्साइड आयन, और कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन मैंने कहा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम आयन बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो पोटेशियम आयन बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम आयन बनेगा। तो हाइड्रोक्साइड के साथ में जो भी सॉल्यूशन हमारा प्रेजेंट है और जो कैटायन उसमें प्रेजेंट है, वो कैटायन बनेगा।
अब एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि जब भी हम एसिड एंड बेस का डाइल्यूशन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए या वाटर को एसिड में मिक्स करना चाहिए? देखो, अगर हम वाटर को एसिड में मिक्स करते हैं तो एसिड क्या है? एसिड बहुत स्ट्रांग होते हैं। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की या बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस की, दोनों ही केसेस लेके चलते हैं हम। अगर हम एसिड लेके चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एसिड्स में और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन बेस में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो उस केस में क्या होगा? जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो उसी तरीके से अगर हम बेस को वाटर में ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है जिसमें हम एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज द डाइल्यूशन। या हम ये कह सकते हैं कि एसिड और बेस, इट इज कॉल्ड एज द डाइल्यूटेड। प्रिकॉशन हमें क्या रखना है? मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एसिड को वाटर में या बेस को वाटर में मिक्स करना चाहिए, वाटर को एसिड और बेस में मिक्स करना चाहिए। तो नॉर्मली या एसेंशियली हमें क्या करना चाहिए? एसेंशियली हमें एसिड को हमेशा वाटर में मिक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वाटर को ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड या बेस में तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि एसिड्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड। इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि वाटर स्टीम बन जाएगा, और स्टीम के साथ में स्टीम ऊपर की तरफ राइज करेगी, और जब स्टीम के साथ में एसिड भी ऊपर की तरफ राइज करेगा और वो हमारे हाथ पैरों पर, चेहरे पर गिर सकता है स्प्लैश की फॉर्म, और हम हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि एसिड एंड बेसिस दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। दिस इज एंड द सेम इज विद बेसिस आल्सो। लेकिन अगर हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि जो हीट लिबरेट होगी उस वो धीरे धीरे वाटर के साथ में क्या होगी, वो जो है एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा और हमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यह आता है कि कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की कैसे अफेक्ट होगी व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड? सेम केस है, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? यहाँ पर ये क्वेश्चन दूसरा आ गया। अगर हम डाइल्यूट करेंगे बेस को तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर जो है एक्सेस बेस और भी ज्यादा बेस हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने पीएच के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया था, बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच क्या है? पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। हमारी बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8 की रेंज में हमारी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। रेन वाटर की पीएच अगर 5.6 से कम हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो गई और वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बना देंगे, और जब कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बना देंगे तो जो रेन है वो क्या हो जाएगी? एसिड रेन हो जाएगी। इसी तरीके से जब एसिड रेन का वाटर रिवर्स में फ्लो करेगा तो क्या होगा कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उन सब की लाइफ में एक क्या होगा कि वो खत्म होने लग जाएंगे। ठीक है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स को और एक्वेटिक प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच में का क्या रिलेशन है? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कई बार एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो इंडाइजेशन कॉज करता है। तो इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए जनरली क्या करते हैं? एंटी एसिड्स खाते हैं। एंटी एसिड्स क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस। माइल्ड बेसिस का ग्रुप है ये, विच रिएक्ट विद द एक्सेस एसिड एंड न्यूट्रलाइज इट।
तो वो क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके और खत्म कर देता है, और वो बेस की फॉर्म उसमें जो है ना मतलब एसिडिटी खत्म हो जाती है। Sometimes excess to get rid of this pain, bases called antacids are used. Now pH change, cause of tooth decay. टूथ डिके स्टार्ट होता है जब पीएच माउथ में फॉल कर जाती है बिलो 5.5. टूथ एनामल ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन अगर पीएच माउथ की 5.5 से कम हो जाती है तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जनरली क्या कहा जाता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमसे ये कहा जाता है, या हमें खुद भी करना चाहिए कि ब्रश करके सो या ब्रश करो, हर बार खाने के बाद ब्रश करो, क्योंकि जो फूड है वो हमारे माउथ की पीएच को एसिडिक में चेंज कर देता है। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में वो क्या करते हैं, वो शुगर को, फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड कर देते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड प्रोड्यूस करने के बाद में उसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, हमारा दांत खराब होना शुरू हो जाता है। तो उस टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए माउथ को हमेशा टूथपेस्ट या किसी भी मतलब एंटा एसिड से रिंस कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो दांत है वो साफ हो जाए और जो एक्सेस एसिड हमारे माउथ में प्रेजेंट है वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाए। देखो दीज आर द ये फिगर्स हैं जिसमें वीक एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। वीक बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, हैज हाई पीएच। इसी तरीके से डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड है, क्वांटिटी वाटर की ज्यादा है या क्वांटिटी वाटर की कम है। और यहाँ पर अगर हम डाइल्यूट बेस देखते हैं तो बेस में क्वांटिटी वाटर की ज्यादा है, कंसंट्रेटेड बेस में वाटर की क्वांटिटी कम है। नाउ व्हाट इज पीएच स्केल? देखो पीएच स्केल के बारे में हमने स्टडी किया था। यहाँ पर एक स्केल दिखाई दे रहा है कलरफुल सा, जिसमें 0 से लेके 14 तक की नंबरिंग है। 0 का मतलब हो गया रेड कलर, ऑरेंजिश रेड, ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, देन लाइट ग्रीन, ग्रीन, डार्क ग्रीन और कंप्लीट ग्रीन। तो ये क्या है, ये दिखाते हैं हमें द एसिडिक एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस। अगर ग्रीन कलर है इट मींस जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है, और जैसे जैसे पीएच कम होती चली जाएगी, 7 से 0 की तरफ जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी तरीके से 7 से 14 की तरफ हम चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि पीएच इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये एक चार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, न्यूट्रल से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम न्यूट्रल से राइट की तरफ चलते हैं तो बेसिक नेट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और जो डिक्रीज है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन देखें तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ज्वाइन नहीं हुआ। इसका मतलब थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयंस सॉरी हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन आयंस दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से हाइड्रोजन आयंस हमें बेसिस में भी मिलते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं लेकिन होते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है कि बहुत थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयंस एसिड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने बता दिया था, मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, बहुत सारी डाइज का मिक्सचर होता है, ये बताता है कि कितना एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच रेंज होती है 0 to 14, दैट इंडिकेट्स द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखो कैसे हम प्रूव करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, हम क्या करेंगे उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे। जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे, मान लो वहां पे कलर आ जाता है डार्क रेड, अगर डार्क रेड कलर आ गया इसका मतलब पीएच है 1, और यहाँ पर हम उस सॉल्यूशन का नेम भी लिख सकते हैं कि वो जो डार्क रेड कलर है वो किस सॉल्यूशन का हो सकता है। अब डार्क रेड कलर है तो सॉल्यूशन तो एसिड ही होगा, ठीक है ना, और एसिड है इसका मतलब पीएच कितना है, डार्क रेड पे पीएच 1 है, तो जो भी सॉल्यूशन होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। इसी तरीके से अगर पीएच आ जाती है
अगर मान लो हम सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देते हैं और कलर आ जाता है वायलेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस है यहाँ पर, लेकिन कौन सा बेस है ये नहीं पता, तो पीएच जिसकी 13 है वो हमें याद रखना पड़ेगा, तो जिसकी पीएच 13 है वो बेस है यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें स्ट्रेंथ बताते हैं बाय नोटिफाइंग द कलर ऑफ द सब्सटेंस, कि अगर कलर हमें पता चल जाता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। अब मैंने देखो फिर से वही आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ये डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस पर। तो स्केल है, एक स्केल यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विच इज नोन एज द पीएच स्केल। पी का मतलब होता है पोटेंस, जर्मनी में इसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन क्या हो गया, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच को हमेशा हम -log10 एच आयन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयंस की उतनी ही पीएच कम हो जाएगी, जितनी कम होगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी ही पीएच हमारी बढ़ जाएगी। अब देखो पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल, हाइड्रोजन आयन और OH आयन बराबर होंगे, पीएच लेस देन 7 है मतलब क्या हो गया एसिडिक, और पीएच मोर देन 7 हो गया तो हो गया सॉल्यूशन बेसिक। ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस की पीएच है जिन्हें आप लोगों को बिल्कुल लर्न करना है, क्रैम करना है, इसमें कुछ भी समझाने वाला ऐसा नहीं है, तो क्रैमिंग ही यहाँ पर जरूरी है। अब देखो इसके बाद में आ जाता है जैसे बी स्टिंग, नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है जो पेन या इरिटेशन कॉज करता है। तो उसी के पास में हम लोग मतलब अगर हम मान लीजिए हमें किसी बी ने, किसी मधुमक्खी ने काट लिया, तो एक वीक बेस या बेकिंग सोडा अप्लाई करके वहां पर उस पर्टिकुलर जगह को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए कि जो एसिड वगैरह है वो हमें कोई प्रॉब्लम ना करे और ईचिंग प्रॉब्लम ना हो। नेचर ने कुछ सेल्फ डिफेंस एनिमल्स और प्लांट्स को भी दिए हैं, जैसे एसिडिक सब्सटेंसेस है ये एनिमल्स यूज करते हैं एंड प्लांट्स दे हैव सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल बी एंड प्लांट्स like nettle secrete a highly acidic substance methanoic acid, bee या plants methanoic acid secrete करते हैं for self defense। तो secreted acidic substance की specific pH value होती है। रेमेडी क्या है, rubbing of the area with the leaf of the dog plant which often grows besides the nettle in the wild। इसका मतलब नेटल प्लांट एक प्लांट होता है जो कि मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है तो पास में ही एक डॉग प्लांट लगा होता है। डॉग प्लांट क्या है, उसकी रेमेडी है, उसकी लीफ को अगर रब कर दिया जाए उस पर्टिकुलर जगह पर तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने जो आपको बताया कि अगर हाईली कंसंट्रेशन एच आयंस की है तो वहां पे थोड़े से OH आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस में एच आयंस प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस इन that in H ions concentration is more than OH ions concentration, while in basic solution OH ions concentration is more than H ion concentration। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। मैन्युफैक्चर कैसा होता है एसिड्स एंड बेसिस का। नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो एसिड बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स को इसीलिए हम एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, एसिड बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये हो गया मेटेलिक सॉल्ट, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस मोर वोलेटाइल एसिड। सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में बनाता है सॉल्ट। इसी तरीके से मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो बेस बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, बेस बनाता है। नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, एसिड बनाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट के मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाता है बेस। मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है बेस या एल्कली। देखो जिंक वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और उसके साथ में लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो
बना देते हैं क्या, एल्कली बनाते। मैंने भी बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो एसिड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है बेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, कि किस तरीके से एसिड्स और बेसिस बनते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा कैसे हम पहचान सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट है इट इज एन एसिड और बेस। अब बात आ जाती है सॉल्ट्स की। सो व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड एंड अ कैटायन ऑफ अ बेस। ठीक है, सॉल्ट्स क्या है? एनायन, एसिड का एनायन और बेस का कैटायन, इनके कॉम्बिनेशन से जब एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ सॉल्ट। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम में क्या है? पोटेशियम कैटायन है। कैटायन कहाँ से आया? कैटायन आया बेस से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्लोराइड कहाँ से आया? क्लोराइड आया एनायन, एसिड से। सो HCl, HCl क्या है? एसिड है, HCl से आया है Cl, तो ये बन गया KCl। KCl इज अ सॉल्ट। तो सॉल्ट्स यूजुअली प्रिपेयर होते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में क्या आ जाएगा? सेम कैटायन और एनायन बिलोंग टू द सेम फैमिली। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड है, अगर सोडियम सेम है तो सोडियम फैमिली हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो हम सोडियम फैमिली बोलेंगे इसको। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड है तो क्लोराइड एनायन अगर सेम है तो ये हो जाएगा क्लोराइड फैमिली। ठीक है, डेरिवेशन सॉल्ट्स का कैसे है? पोटेशियम सल्फेट है तो KOH प्लस H2SO4, तो क्या बना? यहां पर देखिए, बेस का कैटायन और एसिड का एनायन K2SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बन जाएगा सोडियम सल्फेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, जिनकी pH होती है 7। एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है। ठीक है, तो बनते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट्स, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट्स। नाउ नेम ऑफ सॉल्ट्स, ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे अगर बेस एंड एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है, न्यूट्रल हो गया। ये सारा क्या है? ये पूरा का पूरा चार्ट है। इस चार्ट को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। तरीका क्या है याद रखने का? कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या होगा? जो पोटेशियम है बेस का, पोटेशियम एनायन एसिड के एनायन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा K2SO4। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी हम सॉल्ट बना लेंगे। और साथ में लिबरेट होता है वाटर। हमेशा वाटर लिबरेट होता है जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और एक कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट्स। नाउ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया था कि जब भी चलो एक बार डेफिनेशन कर लेते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, कि सॉल्ट जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो एसिड और बेस वापस ले आता है। देखो अभी मैंने बताया एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर निकलता है। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, सॉल्ट को हम वाटर के साथ में रिएक्ट करवा दें तो बन जाता है एसिड और बेस। सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ द कैटायन और द एनायन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर। मतलब कि अगर हम सोडियम क्लोराइड और वाटर लेते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा वाटर के, और क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ में? वाटर के हाइड्रोजन आयन के साथ में। तो कैटायन रिएक्ट कर जाएगा एनायन के साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, और कैटायन वाटर का रिएक्ट कर जाएगा सॉल्ट के एनायन के साथ में। सो दिस इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर में अगर हम इनको रिएक्ट करवा दें या इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो बन जाता है बैक बेस और एसिड। नाउ व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? इट इज अ कॉमन सॉल्ट, सी वाटर से डिराइव हुआ है। रॉक सॉल्ट इज माइन लाइक कोल, ये हमें क्रिस्टलाइन शेप में मिलता है। सोडियम क्लोराइड कैसे प्रिपेयर होता है?
सोडियम क्लोराइड जनरली हमें डिपॉजिट से, मिनरल से, नीचे से, जो अर्थ के क्रस्ट से मिलता है, और जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो हमें मिलता है बाय एडिंग द सोडियम क्लोराइड इनटू वाटर. दिस इज नोन एज ब्राइन. तो सॉल्ट्स जो डिसॉल्व हो जाते हैं किसी भी, हेंस द सॉल्ट्स गेट डिसॉल्व, देन द सॉल्यूशन इज पंप्ड आउट. तो सॉल्ट्स और पानी में को, वाटर को मिक्स कर दिया जाता है सॉल्ट्स में, तो जो सॉल्यूशन बन गया उसे पंप आउट कर दिया जाता है. उसके बाद में जो सी वाटर है उसको क्या करते हैं, मतलब कि इवेपोरेट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो सी वाटर क्या है? इट इज द मेजर प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन सॉल्ट. द क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, जैसे कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सब हमें मिलते हैं. तो इनको रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. अब इससे आगे जो सॉल्ट्स की प्रिपरेशन है, मैन्युफैक्चर है, वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी.